Welcome back. In this video, we will discuss the next topic of second chapter, which is agriculture development from 1950 to 1990. इससे पिछली वीडियो में हमने बेसिक गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान पढ़ा था, जो एक बेसिक कंटेंट है इकोनॉमिक प्लानिंग बनाने के लिए। अब हम सेक्टर वाइज जो डेवलपमेंट हैं, जो चेंजेस हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यानी बेसिकली हम प्राइमरी सेक्टर के एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की ओर फोकस करते हुए इस चीज़ को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करने के लिए दो इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे हैं। एक तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बहुत बड़ा वर्क फोर्स है, जो बहुत सारे लोग जो एम्प्लॉयमेंट पाते थे उस दौरान 70-75% वो ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए थे। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ही हमें ये पता है कि ब्रिटिश रूल के दौरान जो हालत थी एग्रीकल्चर सेक्टर की, वो काफ़ी अच्छी नहीं थी। जमींदारी सिस्टम की वजह से काफ़ी लोगों से उनकी ज़मीनें चली गई और वो लोग डीमोटिवेट हो गए कल्चर करने के लिए। तो ये दो मेन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और इसी वजह से जो लो प्रोडक्टिविटी देखने को पड़ा, और इस लो प्रोडक्टिविटी की वजह से हमें डिपेंड होना पड़ा यूएसए के ऊपर। हमने बहुत सारा फूड वहाँ से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इन सभी की वजह से हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के अंदर एज सुन एज पॉसिबल जो हो सके उसको करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले यहाँ प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज हुई थी एग्रीकल्चर के अंदर। ऑलरेडी हमें पहले भी पढ़ चुके हैं, तो केवल एक बार जैसे हम इसको स्पीडली रिवाइज करेंगे यहाँ पर। एक तो जो प्रॉब्लम थी यहाँ पर एग्रीकल्चर के अंदर वो लो प्रोडक्टिविटी की थी। जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी थी वो काफ़ी कम हो गई थी पहले के मुकाबले। जब लगातार एक ही जैसे क्रॉप को लगातार एक उगाया जाएगा, उसके फर्टाइल की, उसके इरिगेशन की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन की कैपेसिटी वो लगातार लो होते हुए दिखेगी, जिसकी वजह से स्टेगनेंट आया। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है यहाँ पर जो अराइज हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा हुआ, डिस्गाइज का मतलब हिडन होता है। एक्चुअली में दो, मान लीजिए कि एक पीस ऑफ लैंड एरिया है, वहाँ पे 2 वर्कर रिक्वायर्ड हैं काम करने के लिए, लेकिन हमें काम करते हुए वहाँ पे 4 पर्सन दिख रहे हैं, 4 पर्सन यहाँ पे लगे पड़े काम में। तो एक्चुअली 2 रिक्वायर्ड हैं, 2 से काम चल जाएगा, लेकिन 2 एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 4 लोग काम पे लगे हैं, 4 लोग एम्प्लॉयड हैं। बट अगर हम इसे कैलकुलेट के साइड में देखें तो हमें साफ दिखेगा कि जो 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे एंगेज हैं वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आएंगे। वो कहीं और भी एंगेज होकर एक अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए काम कर सकते थे, बट ऐसा नहीं हुआ। दूसरा जो चीज़ यहाँ पे देखा गया वो हाई डिपेंडेंसी हुआ रेनफॉल के ऊपर। कोई टेक्निक थी एग्रीकल्चर के अंदर, कोई इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई थी उनको, और सब्सटेंशियल फार्मिंग की हम ज़्यादा ध्यान देते थे। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी उस जगह पे, हार्वेस्ट करने की कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं थी उस जगह पे। एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है 10 and 10 लैंडलॉर्ड्स के बीच में, जो मैंने साफ कहा था जमींदारी प्रथा की वजह से सिस्टम के राइज हुआ था वहाँ पे। तो ये सभी बेसिक प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो हो नहीं पाया, और जो कंडीशन थी वो बहुत ही बेकार रही उस दौरान। तो अब इसे इम्प्रूव करने के लिए क्या पॉलिसीज लेके आएगी। एक मेज़र के अंदर कहा गया है कि 2 मेज़र्स को यहाँ अपनाया गया है इस जगह पे। एक तो लैंड रिफॉर्म जैसे मेज़र को अपनाया गया, दूसरा ही ग्रीन रेवोल्यूशन पे यहाँ पे फोकस किया गया है। लैंड रिफॉर्म्स में क्या होता है एक्चुअली में, देखिए मैंने पहले ही बताया आपको कि इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है। एक तो प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो है, और उसके 2 कारण है। एक तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी उस जगह पे, और दूसरा जो था वो जमींदारी सिस्टम की वजह से, हायर टैक्स पेमेंट लगान की वजह से जो फार्मर्स डीमोटिवेट हो गए थे, जिनके हाथों से उनकी ज़मीन छिन गई थी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो इन दोनों पे काम करना इम्पॉर्टेंट बनता था उस जगह पे। तो इसलिए मेजर्स के अंदर इन दोनों को शामिल किया गया है। एक तो लैंड रिफॉर्म किया गया, और दूसरा इस जगह पे ग्रीन रेवोल्यूशन को लेके आया गया। तो लैंड रिफॉर्म में क्या होता है, लैंड रिफॉर्म में बेसिकली ऑनरशिप की बात की जाती है। जो लैंड होल्डिंग का ऑनरशिप है उसे चेंज किया गया। यानी यहाँ पे क्या किया जाएगा, अभी क्या था कि जमींदारों के अंडर फार्मर्स काम करते थे, टेनेंट्स काम करते थे, जो मैंने पहले बताया था ब्रिटिश रूल के दौरान। और ब्रिटिश रूल के अंदर जमींदारों को ही लैंड का ऑनर या लैंडलॉर्ड कहा जाता था। तो क्या होगा इस सिस्टम के अंदर कि जमींदारों से डायरेक्टली लैंडलॉर्ड वाला सिस्टम जो फार्मर के अंडर आ जाएगा, यानी फार्मर को ऑनर कहा जाएगा उसके लिए। और इससे फार्मर मोटिवेट होंगे
हाई प्रोडक्शन करने के लिए, और डायरेक्टली वो गवर्नमेंट के अंडर काम कर पाएंगे, मतलब गवर्नमेंट से डायरेक्ट लिंक हो जाएगा उनका टैक्स पेमेंट की जगह पे। तो एक ये यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की काम किया गया है जगह। दूसरा, यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाएगी जिसके बेस पर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाएगा। तो हम ये दोनों आज पॉइंट पढ़ने वाले हैं इस जगह। तो सबसे पहला मेजर पढ़ते हैं यहाँ पे हम, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म क्या है एक्चुअली में? लैंड रिफॉर्म प्राइमरीली रेफर्स टू चेंज इन ऑनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। यानी तो मेन मुद्दा यहाँ पे क्या है कि जो लैंड होल्डिंग का ऑनरशिप है उसे चेंज किया जाएगा। जैसा मैंने पहले बताया अभी आपको कि पहले क्या था, ब्रिटिश रूल के दौरान जमींदारों को लैंड का ऑनर माना जाता था। अब यहाँ पे क्या है कि अब जमींदारों को, यानी जो मीडियोकर जो बीच में है, उन्हें हटा दिया जाएगा, अबॉलिश कर दिया जाएगा उस जगह से, और डायरेक्टली जो ऑनरशिप है उन टेनेंट्स या फार्मर के पास पहुँच जाएगी। इसका जो बेसिक और मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई हम क्यों ऑनरशिप जो है यहाँ पे लैंड होल्डिंग का उसे क्यों चेंज करना चाहते हैं, उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है इक्विटी, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इक्विटी आए। इंडिया जैसा देश जो ऑलरेडी एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, इसकी बहुत बड़ी मेजोरिटी डिपेंड करती है, और इतनी बुरी कंडीशन जो ब्रिटिश रूल के दौरान देखी गई, उसके बाद देखी गई है, उसे रिफॉर्म करने का यही एक तरीका था कि हम एक इक्विटी लेके आए ताकि सभी फार्मर्स एक्चुअली मोटिवेट हों। उनके पास खुद का अगर लैंड होगा तभी तो वो लोग मोटिवेट होंगे, तभी तो लोग आगे बढ़ने की बात करेंगे यहाँ पर, है ना। तो हम किसी को एक्सप्लॉइट करके आगे बढ़ने की बात नहीं कर सकते हिंदुस्तान में। तो इसी वजह से यहाँ पर लैंड रिफॉर्म किया गया था। Land reform measures have been introduced by the various underdeveloped and developing countries for attaining the rational land distribution pattern and the viable farming structure. तो लैंड रिफॉर्म एक ऐसा मेजर है जो बेसिकली डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्री के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, खास तौर पे ताकि एक सही ढंग का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न वहाँ पर बन सके, सभी के पास उसका जो लैंड है ताकि वो खेती कर सके, वो मुहैया हो सके उस जगह पे, और एक पर्टिकुलर वाइबल फार्मिंग स्ट्रक्चर तैयार हो, डिमांड सप्लाई एक सही रेशियो जगह पे तैयार हो जाए। There was a great need for land reform in a country like India, where the majority of its population still depends on agriculture. बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तान जैसे देश के अंदर जहाँ बहुत से लोग एग्रीकल्चर करते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि 70-75% जो वर्क फोर्स है वो ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है। तो हमें अगर उन्हें डेवलप करना, उन्हें इम्प्रूव करना है, तो हमें डेफिनेटली उन्हें एक किस्म का मोटिवेशन देना पड़ेगा, उन्हें लैंड रिफॉर्म के थ्रू से इक्विटी के स्टेप तक लेके जाना पड़ेगा। लैंड रिफॉर्म वर नीडेड टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी इन एग्रीकल्चर। तो लैंड रिफॉर्म का जो मेन बेसिक मोटो था इस जगह पे, जो मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव था है वो क्या है इस जगह पे? इक्विटी को लेके आना, एग्रीकल्चर सेक्टर में इक्विटी को लेके आना। अब देखो इस जगह पे ना लैंड जो रिफॉर्म होगा वो दो तरीकों से होगा इस जगह पे। एक तो आप साफ नीचे देख रहे हैं, अबॉलिशन ऑफ द इंटरमीडिएट, यानी इसमें जमींदारों को बीच में हटा दिया जाएगा इस जगह पे, और डायरेक्टली जो टिलर है उनसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा, उन्हें लैंड का ऑनर बना दिया जाएगा। दूसरा एक और चीज यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वो है लैंड सीलिंग। ठीक है, तो दो तरीकों से यहाँ पे लैंड रिफॉर्म किया गया है। एक तो बीच में जमींदारों को जो मीडियोकर है उसे हटा देंगे इस जगह से, जो हम ये पढ़ रहे हैं इस जगह पे, और दूसरा क्या, लैंड सीलिंग किया जाएगा। ठीक है, लैंड सीलिंग में क्या है, फिक्स कर दिया जाएगा, लिमिट कर दिया जाएगा लैंड का इस जगह पे। तो दो तरीके से यहाँ पे लैंड रिफॉर्म किया जाएगा। तो फर्स्ट पहले पढ़ते हैं क्या था, abolition of the intermediaries. Indian government took the various steps to abolish the intermediary and make tiller the owner of a land. जैसे मैंने कहा कि बीच में से मीडियोकर को जो लैंडलॉर्ड जो बनाया गया था जमींदारों को, उसको बीच हटा दिया गया, और डायरेक्टली जो टिलर है उसी को ऑनर कहा गया लैंड का। The idea behind the step was ownership of the land would give incentive to the actual tiller. जैसे मैंने साफ कहा कि एक तरीके से ना उन्हें मोटिवेशन मिलेगा, उनकी ज़मीनें जो उनसे छिन गई थी उस सिस्टम के अंदर, उन्हें जब वापस मिलेगी उनकी ज़मीनें, तो उनके पास एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो अब फार्मिंग कर सकते हैं, वो उनका खुद का लैंड है, वो खुद के लिए काम करेंगे, किसी और के लिए काम नहीं, उनका जो प्रॉफिट होगा खुद का होगा, उन्हें किसी और को नहीं देना पड़ेगा। टू मेक इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड सफिशिएंट कैपिटल वॉज मेड अवेलेबल टू देम, उसके साथ साथ उनको एक सफिशिएंट कैपिटल भी दिया गया है इस जगह से। द अबॉलिशन ऑफ द इंटरमीडिएट ब्रॉट 200 लाख टेनेंट इनटू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट। जो बीच में से मीडियोकर यानी जमींदारों को हटाया गया, उसकी वजह से 200 लाख टेनेंट उस जगह डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए गवर्नमेंट से, यानी उनको तुरंत डायरेक्ट बेनिफिट मिला इस चीज़ से।
The ownership right grant to tenant gave them the incentive to increase output and contribute to the growth in agriculture. और इसी वजह से यही जो राइट उनको मिला कि भाई ये ज़मीन जो है, इस ज़मीन का मालिक जो है वो आप हैं, उसमें आप जमींदार बीच में नहीं आएंगे, ठीक है, आप ही ज़मीन के मेन लैंड ओनर्स हैं। तो इसको जब ये राइट मिल गया टेनेंट्स को, तो उन्हें एक तरीके का मोटिवेशन मिला, जिसकी वजह से वो अब क्या कर सकते हैं, वो अब ज़्यादा आउटपुट क्रिएट करेंगे, क्योंकि अब जो भी वो चीज़ करेंगे, जो वो कमाएंगे वो उनका होगा, तो खुद सेल्फ मोटिवेट होकर उस जगह पे वो काम करना स्टार्ट करेंगे। However, the goal of equity was not fully served by abolition of intermediate. अब डेफिनेटली जो हमने जो गोल बनाया था पहले लैंड रिफॉर्म करते वक्त कि हम क्या करेंगे, इक्विटी गेन करेंगे, इक्विटी लेके आएंगे, एग्रीकल्चर के अंदर हमें इक्विटी मिलनी चाहिए जगह, ताकि सब के सब एक साथ आगे बढ़ें। लेकिन ये गोल जो था वो अचीव हम नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हमें लूप होल्स मिल गए इस जगह पे इलेक्शन के अंदर, हमें नहीं मतलब जमींदारों को मिल गया इस जगह से, जिसकी वजह से उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को ही सेल्फ कल्टीवेटर घोषित कर दिया, टेनेंट्स को वहाँ से हटा दिया और कहा भाई हम ही यहाँ इस ज़मीन पे काम करते हैं, हम ही इस पे खुद फसल उगाते हैं, तो हम ही ओनर हैं इस जगह से। तो वो एक काम करके उनको टेनेंट को बेनिफिट मिला ही नहीं। उसके अलावा जो बहुत पुअरेस्ट एग्रीकल्चर के अंदर लेबर काम कर रहे थे, उनको इस चीज़ से कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो इस वजह से उनके पास जमींदारों के पास ना काफ़ी लार्ज एरिया उन्होंने अपने पास में रखना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो कमियां थी हमारे जो सिस्टम बनाते वक्त में, जो हमने रूल्स के अंदर कमियां रख दी, उसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया, और जो हम प्रोग्राम के तहत जो हम ऑब्जेक्टिव पाना चाहते थे इक्विटी वाला, वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जमींदारों ने अपने आप को सेल्फ कल्टीवेटर घोषित कर दिया, ठीक है, और उन्होंने अपने बहुत बड़े बड़े एरिया अपने पास रखना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो अब इसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम नेक्स्ट एक और मेजर का लैंड रिफॉर्म के अंदर इस्तेमाल करेंगे, जिसे बोलते हैं लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग में क्या होता है, लैंड सीलिंग के अंदर आप लिमिट को, लैंड की लिमिट को फिक्स कर देंगे। लैंड सीलिंग रेफर्स टू द फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। जो भी एक इंडिविजुअल द्वारा ओन किया जाएगा, उस लैंड की स्पेसिफिक लिमिटेशन उस जगह पर सेट कर दी कि भाई इतना ही फिक्स कर दिया कि आप इतने लैंड रख सकते हैं। इसी को लैंड सीलिंग कहा गया कि बाकी उतना ही छोड़, उतना सील कर दिया गया, बाकी सब टेनेंट्स को दे दिया जाएगा। जो स्टार्टिंग में जमींदारों द्वारा चला के खेली गई जो लूप होल्स का इस्तेमाल करके वहाँ पे बेनिफिट उठाया गया, उसी वजह से लैंड सीलिंग का इस्तेमाल किया गया। लैंड सीलिंग के अंदर क्या बताया कि एक स्पेसिफिक लिमिट बना दिया गया, और उस लिमिट के बाद में जो ज़मीनें थी गवर्नमेंट उनसे ले लेती थी, और जो लैंडलेस फार्मर थे, कल्टिवेटर थे, स्मॉल फार्मर्स थे, उन्हें वो ज़मीनें वो सौंप देती थी। साफ लिखा है जगह पे, बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ द ऑल लैंड बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर पर्सन वुड बी टेकन ओवर by the government and will be allotted to the landless cultivator and small farmers। तो ज़मीनें जो एक्स्ट्रा ज़मीनें निकलती थी उस जगह स्पेसिफिक लिमिट से, उन्हें वो गवर्नमेंट जो थी उनसे लेकर जो लैंडलेस फार्मर थे उनको दे देती थी, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक मदद मिली इक्विटी को, जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया था उसे बरकरार रखने के लिए। इससे एक और भी हुआ कि जो कुछ ही हाथों में ज़मीनें सिकड़ी हुई थी, जो बेनिफिट कुछ ही हाथों तक सिमटा हुआ था, उसे अब सब जगह वहाँ पर इक्विटी के तहत में भेज दिया जाएगा, यानी सभी के पास उनका ज़मीन होगी, वो सभी लोग वहाँ पर फार्मिंग कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। हालांकि देखो जो भी हमने साफ सुना है कि जब शेर के मुंह में खून लग जाता है तो वो नहीं छोड़ता उसको, तो वही वाली बात यहाँ भी है कि जमींदारों के पास ऑलरेडी इतना लैंड हो चुका था उनके पास में, वो लोग एक छोटा सा हिस्सा भी उसे नहीं छोड़ना चाहते थे अपने पास से। इसलिए बहुत से जमींदारों ने, लैंडलॉर्ड्स ने जो बड़े बड़े थे, उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया। इस वजह से इस काम में काफ़ी देरी हुई, और एट द लास्ट फिर भी हमने ये चीज़ अचीव की, और देरी हुई, और उन्होंने क्या किया, इसका फ़ायदा उठाते हुए जो ज़मीनें थी उनके हिस्से बना बना के अपने क्लोज रिलेटिव को दे दिए। जैसा आपने खुद देखा है कि जब भी अभी डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उसमें भी हमने देखा था इस जगह से कि जिनके पास बहुत सारा पैसा था, और तो उन्होंने क्या किया, जो लिमिट से ऊपर का अमाउंट था वो सब अपने रिलेटिव्स के अकाउंट्स में डालना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो यही हुआ था उस समय भी कि जो लैंड जो एक्सेस था उन्होंने अपने क्लोज रिलेटिव के नाम पे करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी हद तक ज़मीनें जो और बढ़ती या फिर स्मॉल फार्मर्स के पास जाता वो नहीं जा पाया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम इस जगह पे अराइज हुई।
कंक्लूजन में देख लेते हैं, कंक्लूजन में क्या है इस जगह पे। लैंड रिफॉर्म वर सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल, यहाँ पे काफ़ी सक्सेसफुल रहा इन दो स्टेट्स के अंदर। इसका नाम याद रख लीजिएगा, एमसीक्यू में आ भी सकता है कि केरला वेस्ट बंगाल साइड में गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया, पॉलिसी को पूरा इम्प्लीमेंट किया जिसका फ़ायदा हुआ, जबकि और जगह पे ऐसा कुछ भी नहीं देखने को हमें मिला। इसके बाद जो सेकंड मेजर होता है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। अब वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एक्चुअली ग्रीन रेवोल्यूशन अपने आप में का बहुत अच्छा टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ उसे अलग से एक वीडियो में कवर किया जाए, अलग से पढ़ाया जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।